कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्लैक वाटर लेक दिखाई जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्चे इंसिडेंट पर बेस्ड है। दरअसल साल 2003 में 3 यंगस्टर्स उसी ब्लैक वाटर लेक में गए थे, जहां विजिटर्स का जाना मना था। अब उनके साथ वहां क्या हुआ, क्या वो बच पाए, आइए जानते हैं इस मूवी में। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के एडम, उसकी वाइफ ग्रे और ग्रे की बहन जूली को देखते हैं। ये लोग अपने घर से पिकनिक के लिए एक जू जा रहे होते हैं। उन तीनों ने काफी दिनों से एक साथ वक्त नहीं गुजारा था, इसीलिए उनका आज का प्लान था कि जू जाकर एक साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। कुछ देर बाद वो लोग आखिरकार जू पहुंच जाते हैं, जहां पहले ही बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सब लोग एक खास किस्म के क्रोकोडाइल्स देखने आए होते हैं, जिन्हें खास तौर पर एशियन कंट्रीज से मंगवाया गया था। वो तीनों वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है, इसीलिए वो एक कैफे में चले जाते हैं। वहाँ जूली पूछती है कि अब हम कल कहाँ जाएंगे, तो एडम उन्हें जू से थोड़ी दूर एक जगह के बारे में बताता है, जिसे ब्लैक वाटर लेक कहा जाता है। वो कहता है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, कल हम वहीं जाएंगे और वहाँ जाकर फिशिंग करेंगे। उसी रात ग्रे को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात एडम को नहीं बताती, क्योंकि उसका प्लान था कि ट्रिप खत्म होने के बाद उसे ये गुड न्यूज देगी। नेक्स्ट डे वो लोग उस लेक पर जाने के लिए निकल जाते हैं, मगर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो लोग लेट हो गए हैं। जिस बोट ने उन्हें रिवर की सैर करवानी थी, वो सिर्फ 5 मिनट पहले जा चुकी होती है। अब उनके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन उसी वक्त वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम ली होता है। वो उनसे कहता है कि आप लोगों को तो बस फिशिंग करनी है, ये काम मैं भी करवा सकता हूँ। वो कहता है कि आप मेरी बोट में आ सकते हैं। एडम पहले थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर मान जाता है। इसके बाद ली और एडम कुछ सामान लेने चले जाते हैं। इसी दौरान ग्रे जूली को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जूली बहुत खुश होती है, लेकिन ग्रे उससे ये बात एडम को बताने से मना करती है। कुछ देर बाद जूली ली को एक गन अपने पास रखते हुए देखती है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन उसे इस बारे में पूछने का मौका ही नहीं मिलता। अब वो तीनों बोट में बैठकर रिवर के अंदर जाने लगते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत होती है। चारों तरफ नेचर और ताजी हवा होती है। वो लोग एक जगह रुककर फिशिंग करने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। ली कहता है कि अगर हम थोड़ा और अंदर जाएं तो अच्छी फिशिंग हो सकती है। एडम मान जाता है और वो लोग और अंदर चले जाते हैं। अब वो लोग ब्लैक वाटर लेक के बीच में पहुंच चुके होते हैं। सब वहाँ फिशिंग शुरू करते हैं और सब काफी खुश होते हैं, स्पेशली ग्रे, क्योंकि वो माँ बनने वाली होती है। इसी दौरान ली बताता है कि यहाँ बहुत ज्यादा क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, इसलिए मैं अपने साथ गन लाया हूँ। एडम हंसते हुए कहता है कि तुम इतना डरते क्यों हो, कुछ नहीं होगा, हम बस एंजॉय करके वापस चले जाएंगे। 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इर्द गिर्द का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। अचानक उनकी बोट से कोई चीज जोर से टकराती है, जिससे बोट पलट जाती है। सब लोग पानी में गिर जाते हैं। पानी गहरा होने की वजह से उन्हें ऊपर आने में काफी वक्त लग जाता है। जब वो ऊपर आते हैं तो वहाँ ली मौजूद नहीं होता। अचानक ग्रे देखती है कि एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल ली की लाश को खींचते हुए नीचे ले जा रहा होता है। ये देखकर एडम और ग्रे बुरी तरह डर जाते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जूली अभी भी पानी में ही होती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। ग्रे उसे उस उल्टी हुई बोट पर चढ़ने को कहती है। जूली काफी मुश्किल से बोट पर चढ़ जाती है और बिना आवाज किए वहीं लेटी रहती है, जब तक आसपास खामोशी नहीं हो जाती। वो क्रोकोडाइल से बच तो जाते हैं, लेकिन जूली अभी भी वहीं फंसी हुई होती है। अब मसला ये होता है कि वो पानी में उतरे तो कैसे, क्योंकि उसके आसपास ही क्रोकोडाइल घूम रहा था। ग्रे जूली से कहती है कि तुम पानी में उतरकर हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन जूली इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो पानी में आने का नाम ही नहीं लेती। इसी दौरान एडम को बोट के साइड में एक रस्सी नजर आती है। वो जूली से कहता है, ये रस्सी मेरी तरफ फेंको, मैं तुम्हें खींच लूंगा। जूली पूरी ताकत लगाकर रस्सी दूसरी तरफ फेंकती है, लेकिन एडम बोट को नहीं खींच पाता, क्योंकि वो नीचे पत्थरों में अटकी हुई थी। अब वो दोनों जूली से कहते हैं कि हमने रस्सी पकड़ी हुई है और तुम हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन जूली बहुत ज्यादा डरी हुई थी और पानी में उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। आखिरकार वो हिम्मत करके रस्सी पकड़ती है और पानी में उतरना शुरू कर देती है। तभी पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। ये देखकर वो पूरी तरह घबरा जाती है और तेजी से तैरते हुए किसी तरह उन दोनों के पास पहुंच जाती है। अब ग्रे एडम से कहती है कि हमें यहीं वेट करना चाहिए, शायद कोई फिशिंग
फिशिंग करने आए और हमें देख ले। लेकिन एडम उनकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय हकीकत बताता है। वो कहता है कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो किसी ने हमें नहीं देखा था, किसी को नहीं पता कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। अब जो भी करना है हमें खुद ही करना होगा। इसी दौरान पानी में दोबारा हलचल की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो तीनों थोड़ा और ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ सबकी जान खतरे में होती है, लेकिन एडम को एक और डर भी होता है कि कहीं उससे डेंगू न हो जाए, इसीलिए वो अपने साथ लाया स्प्रे लगा लेता है। अब ग्रे कहती है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते, हमें उस बोट को सीधा करना होगा, वरना हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन एडम ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। ग्रे को उस पर गुस्सा आने लगता है। फिर वो कहती है तो फिर हमें इन दरख्तों के सहारे आगे बढ़ना होगा, लेकिन इस बात पर कोई भी उसका साथ नहीं देता। आखिरकार ग्रे अकेली ही रास्ता देखने आगे बढ़ जाती है। वो बहुत समझदारी से दरख्तों की टहनियों को पकड़कर आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर दरख्त खत्म हो जाते हैं और वहाँ से रिवर शुरू हो जाती है। यानी अब अगर बोट को सीधा न किया गया तो वो सब वहीं मर जाएंगे। जब ग्रे वापस आ रही होती है तो उसे पानी में कोई चीज नजर आती है। वो उसके ऊपर से पत्ते हटाती है तो वहाँ एक इंसान का कान होता है। ये देखकर वो फौरन वापस आ जाती है। अब वो तीनों एक दरख्त पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। वक्त गुजरता जाता है। आखिरकार एडम ग्रे से कहता है कि मैं नीचे जाकर बोट को सीधा करता हूँ, तभी कुछ होगा। तुम्हें यकीन करना होगा कि कोई हमें बचाने नहीं आने वाला। ग्रे उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद वो मान जाती है क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब एडम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगता है और रस्सी के सहारे बोट तक पहुंचने लगता है। आखिरकार वो बोट तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि बोट बहुत ज्यादा भारी है और उसे अकेले सीधा करना मुमकिन नहीं। वो उन दोनों को नीचे बुलाना भी नहीं चाहता था क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा था। आखिरकार वो फैसला करता है कि वो पानी में जाकर बोट को नीचे से सीधा करेगा। वो सांस रोककर पानी के अंदर चला जाता है। तभी हमें नीचे एक अजीब सी चीज नजर आती है, जिससे पूरी बोट जोर से हिलने लगती है। कुछ ही लम्हों में बोट सीधी हो जाती है, लेकिन एडम ऊपर नहीं आता। ये देखकर जूली और ग्रे घबरा जाती हैं, लेकिन अचानक एडम ऊपर आ जाता है। उसे देखकर वो दोनों सुकून का सांस लेती हैं। अचानक वो क्रोकोडाइल दोबारा उसे पानी के अंदर खींच लेता है। ये देखकर ग्रे और जूली दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। खास तौर पर जूली बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ ही लम्हों बाद क्रोकोडाइल एडम की लाश को पानी से ऊपर लाता है और फिर दोबारा नीचे ले जाता है। ये सब देखकर ग्रे पूरी तरह से टूट जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। वो वहीं बैठी रहती हैं। तभी जूली कहती है हम यहीं मारे जाएंगे, कोई हमें बचाने नहीं आने वाला। मैंने पहले ही मना किया था कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन फिर ग्रे खुद को संभालती है और कहती है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, बस किसी तरह हमें उस बोट तक पहुँचना होगा। ग्रे एक दरख्त की टहनी लेकर नीचे उतरती है और रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी अभी भी दूर थी। तभी जूली को पानी में बुलबुले नजर आते हैं। वो फौरन ग्रे को ऊपर बुला लेती है। ग्रे को एक और बड़ी टहनी की जरूरत होती है जिससे वो उस रस्सी के पास पहुंच सके, इसीलिए वो थोड़ा आगे जाकर एक बड़ी टहनी तोड़ने लगती है। अचानक क्रोकोडाइल छलांग लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ग्रे काफी घबरा जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन ठीक वक्त पर जूली उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे क्रोकोडाइल का शिकार बनने से बचा लेती है। अब खतरा और भी बढ़ जाता है। पानी इतना ब्लैक हो जाता है कि उसमें कोई चीज साफ नजर नहीं आ रही होती। ग्रे कहती है कि हमें जल्दी से रस्सी अपने पास लानी होगी, वरना बोट आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होती जा रही है। इसी दौरान उन्हें कुछ फासले पर एडम की लाश पानी में तैरती हुई नजर आती है। ये देखकर ग्रे रोने लगती है। कुछ वक्त पहले वो सब साथ थे और अब एडम मर चुका था। उससे ये भी मालूम न हो सका कि वो बाप बनने वाला था। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढलने लगता है और कुछ ही देर में रात हो जाती है। मौसम भी खराब हो जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और बिजली कड़कने लगती है। ग्रे और जूली अब भी उसी दरख्त पर बैठी होती हैं। तभी अचानक वहाँ कई सारे क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं जो ली और एडम की लाशों को नोच नोच कर खाने लगते हैं। ये सब वो दोनों भी देख रही होती हैं, लेकिन बिल्कुल खामोश रहती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जरा सी भी आवाज की तो वो क्रोकोडाइल्स इन्हें भी मार देंगे। ये सब देखकर ग्रे पूरी तरह से टूट चुकी होती है। किसी तरह वो रात गुजर जाती है और अब सुबह हो जाती है। खतरा बढ़ता जा रहा होता है। ग्रे कहती है कि अब हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। तब जूली कहती है कि चलो हम उस बोट तक चलते हैं, लेकिन ग्रे मना कर देती है क्योंकि वो बहुत दूर जा चुकी थी। वो कहती है कि हम वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मारे जाएंगे। हमें उसी तरफ जाना होगा जहाँ से हम आए थे। दोनों बड़ी होशियारी से दरख्तों की टहनियों का सहारा लेकर आगे बढ़ना शुरू करती हैं। लेकिन रात की बारिश की वजह से पानी का लेवल काफी बढ़ चुका था और दरख्त
आधे पानी में डूब चुके थे। अब आगे का रास्ता खत्म हो जाता है। उन्हें मजबूरी में पानी में उतरना पड़ता है। दोनों हिम्मत करके पानी में उतरती हैं। कुछ देर तक सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक उनके सामने वही क्रोकोडाइल आ जाता है। वो दोनों अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलती नहीं, जिस वजह से क्रोकोडाइल बिना कुछ किए वापस चला जाता है। ये देखकर वो फौरन अगले दरख्त की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक क्रोकोडाइल दोबारा आ जाता है और इस बार ग्रे को पकड़ लेता है और उसे पानी में ले जाने लगता है। जूली जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर क्रोकोडाइल ग्रे को छोड़ देता है और ग्रे किसी तरह भागकर वापस दरख्त पर चढ़ जाती है। ग्रे की टांग पर काफी चोट आ चुकी थी, जिससे बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। अगर उसे ट्रीटमेंट न मिला तो वो मर सकती थी। इसी दौरान उन्हें कहीं से बोट की आवाज सुनाई देती है। ग्रे जूली से कहती है जाकर उसे आवाज लगाओ। जूली काफी ऊंची आवाज में चीखती है, लेकिन बोट वाले उसकी आवाज सुन नहीं पाते। जूली अपना गुस्सा उस बोट पर निकालने लगती है जिससे वो यहाँ आए थे। इसी दौरान उसे दोबारा पानी में हलचल सुनाई देती है। वही क्रोकोडाइल एक बार फिर वापस आ चुका होता है। जूली दूर से ग्रे को कहती है कि अपना पांव ऊपर करो, लेकिन ग्रे बेहोश हो चुकी थी। असल में ग्रे के पांव से बहने वाले खून की स्मेल सूंघकर क्रोकोडाइल उसके करीब आ गया था। जूली फौरन भागकर अपनी बहन के पास आती है और उसके पांव पर कपड़ा बांध देती है ताकि खून ज्यादा न बहे। कुछ देर बाद ग्रे को होश आ जाता है। वो जूली से बोट के बारे में पूछती है। जूली बताती है कि बोट बहकर आगे जा चुकी है। जूली उसे वहीं बिठाकर खुद दोबारा पानी में उतरती है और बोट की तरफ बढ़ने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता वो बोट के करीब पहुंच जाती है, लेकिन उसे अभी भी डर होता है कि कहीं क्रोकोडाइल दोबारा न आ जाए। मगर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं होता। जूली बोट पर चढ़ जाती है और फौरन उसमें भरा हुआ पानी बाहर निकालने लगती है। वो बोट स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। तभी उसकी नजर पानी पर पड़ती है, जहाँ अचानक हलचल शुरू हो जाती है। क्रोकोडाइल को पता चल चुका होता है कि जूली बोट पर आ चुकी है। अचानक क्रोकोडाइल बोट पर हमला कर देता है। जूली डरकर पानी में गिर जाती है और भागने लगती है, लेकिन क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जब जूली की आंख खुलती है तो वो जिंदा होती है और किनारे पर पड़ी होती है। उसके पास ही ली की आधी कटी हुई लाश होती है, जिसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। जूली के हाथ की एक उंगली टूट चुकी होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसे याद आता है कि ली अपने साथ एक गन लाया था। वो उसकी पॉकेट चेक करती है और उसे गन मिल जाती है। जूली गन अपने पास रख लेती है और क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोकोडाइल होशियार होता है और वो उसके पास नहीं आता। फिर जूली ली की लाश का एक हाथ अलग करती है और उसे पानी में फेंक देती है ताकि क्रोकोडाइल उसकी तरफ आए। इस बार क्रोकोडाइल आ जाता है, लेकिन सामने से नहीं बल्कि पीछे से आकर जूली पर हमला कर देता है। जूली गिरते हुए गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गन में कीचड़ भर जाने की वजह से वो जैम हो चुकी थी। जूली पानी में भागने लगती है और क्रोकोडाइल उसके पीछे पीछे होता है। कुछ ही देर में क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और तेजी से नीचे ले जाने लगता है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और दोनों ऊपर आ जाते हैं। जूली ने आखिरकार क्रोकोडाइल को गोली मार दी होती है और वो अपनी जान बचा लेती है। वो फौरन बोट लेकर ग्रे के पास पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि ज्यादा खून बहने की वजह से ग्रे की डेथ हो चुकी थी। ये देखकर जूली पूरी तरह से टूट जाती है। वो ग्रे को पकड़कर रोने लगती है। फिर वो ग्रे की लाश को बोट पर रखती है और खुद बोट चलाकर वहां से शहर की तरफ निकल जाती है। इस तरह जूली अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।